Some technical problem is persisting right now. Sir will join us in a moment. Kindly stay back. छोड़ो यार अब। चलिए शुरू करें। जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ सर। जी सर। चलिए, ये सब टेक्नोलॉजी के चक्कर में मामला गड़बड़ हो गया। तो नौवां अध्याय है ना इनका आज, रेलगाड़ियों वाला। ठीक है। और वो आगे प्रश्न पूछते हैं कि हिंदुस्तान की शांति के बारे में मेरा जो मोह था वह आपने हर लिया। और स्वयं से पूछ रहे हैं, हमने पहले भी कहा था कि हिंदुस्तान में जो अशांति हुई, अशांति से असंतोष पनपा, तो उसके बारे में वो कह रहे हैं कि जो शांति का विषय प्रश्न मेरे मन में आया था वो अब हल हो गया, मतलब मुझे उसके बारे में कोई संशय नहीं रहा। अब आप आगे की बात करें। तो यहाँ पर वो उत्तर दे रहे हैं, अब तक तो मैंने आपको सिर्फ धर्म की दशा का ही ख्याल कराया है। गांधी जी कह रहे हैं कि अभी जो धर्म क्या है मैंने सिर्फ वही बताया आपको, लेकिन हिंदुस्तान रंग क्यों है इस बारे में अपने विचार आपको बताऊंगा। अब तक मैंने आपको धर्म के बारे में बताया, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हिंदुस्तानी गरीब कैसे हो गया, है ना। हिंदुस्तान वस्तुतः कभी गरीब था नहीं, लेकिन हिंदुस्तान गरीब कैसे हुआ अब मैं तुम्हें इसके बारे में परिचय कराऊंगा। इस बारे में अपने विचार आपको बताऊंगा, तब तो शायद आप इसे नफरत ही करेंगे। फिर वो कहते हैं कि मैं गरीबी का कारण आपको बताऊंगा,
तो आपको मुझसे घृणा हो जाएगी, नफरत करने लगेंगे, क्योंकि आजकल आज तक हमने और आपने जिन चीजों को लाभकारी माना है वे मुझे तो नुकसानदेह ही मालूम होती हैं। देखिए बिल्कुल ये जो पूरा कन्नोटेशन है, जो गांधी जी का कन्नोटेशन है, और दूसरी मैं बड़ी मजेदार बात आपको बताता हूं, ये जितने भी स्वदेशवादी लोग हैं ना, जो स्वदेश की बात करते हैं, है ना, खेत की बात करते हैं, खलियान की बात करते हैं, अपनी मातृभूमि की बात करते हैं, ये जो भी इस प्रकार का कन्नोटेशन संचालित करते हैं, वो सभी टेक्निकली संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? चाहे किसी भी देश में हो, वो सब संस्कृति की बात करते हैं, ये समझ लीजिए आप। अच्छा, जिसको हम हिंदुस्तान में संस्कृति कह रहे हैं, वो टेक्निकली कॉलोनियल कन्नोटेशन नहीं है। जब मैं बार बार आपसे कहता हूं कि संस्कृति की उत्पत्ति, संस्कृत की जो सम धातु है उसमें 3 प्रत्यय लग के हुई है, जिसका मतलब होता है सम्यक कृति। सम्यक कृति मतलब जो ऑल टाइम राइट है, जो सदैव सही रहती है, कभी उसमें कोई गलती नहीं होती। ठीक है? तो जब भारत के परिप्रेक्ष्य में हम संस्कृति की बात करते हैं, तो संस्कृति माने सम्यक कृति, जो सदैव ही सही है। लेकिन जब पश्चिम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम संस्कृति की बात करते हैं और उसको अंग्रेजी में हम कल्चर कह देते हैं, तो कल्चर तकनीकी रूप से हिंदुस्तान की संस्कृति को रिप्रेजेंट नहीं करती। एक विद्वान हुए हैं स्प्रिंगलर, उनको इतिहास चक्र में राम मनोहर लोहिया ने भी कोट किया है। उनकी संस्कृति और सभ्यता को लेकर एक अपनी अवधारणा है। वो बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि संस्कृति में सामान्यतः छोटी छोटी चीजें होती हैं, है ना। संस्कृति में 1-2 मंजिले मकान होते हैं, कम्युनिकेशन का जो साधन होता है वो थोड़ा कंपैरेटिवली स्लो होता है। वो जो बातें हैं वो सब संस्कृति की ओर ले जाती हैं। लेकिन जब कम्युनिकेशन फास्ट हो जाता है ना, बड़ी बहुमंजिला इमारतें बन जाती हैं, हम प्रकृति से दूर होते चले जाते हैं, सब चीज हम मशीन पर डिपेंडेंसी हमारी बढ़ जाती है, तो वो कहते हैं ये वस्तुतः सिविलाइजेशनल अप्रोच है। इसलिए जब गांधी जी कहते हैं यहाँ पर कि भाई अब मैं आपको इस विषय में समझाऊंगा कि हिंदुस्तान गरीब क्यों हो गया, मैं बार बार यही बात कहता हूं कि आज हमारा व्याख्यान लगभग 12 मिनट 13 मिनट लेट शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की नॉलेज के बारे में गरीब हैं। हमारी डिपेंडेंसी जितनी बढ़ जाएगी, क्लास में हम फेस टू फेस मोड में क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमारी जो अमीरी है कम्युनिकेशन की वो ज्यादा है। भारतीय परंपरा में यदि हम योग के माध्यम से क्लास सीख रहे हैं, तो उसके लिए मुझे आपके सामने फेस टू फेस आने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं कहीं पर भी बैठकर आपको अपने से कनेक्ट कर सकता हूं। ठीक? तो जितना हम आत्मनिर्भर होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, उतना ज्यादा हम संस्कृति के निकट होते हैं, उतने ज्यादा हम समृद्ध होते हैं, उतने ज्यादा हम अमीर होते हैं। लेकिन जितनी ज्यादा हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती चली जाती है, उतनी ही हमारा दारिद्र्य भी बढ़ता चला जाता है। इसलिए सभ्यता में डिपेंडेंसी बढ़ती है तो सभ्यता में गरीबी भी आती है, और जो सभ्यता में ज्यादा डिपेंड कर जाते हैं वो उतने ही गरीब हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लाइट पर डिपेंड कर रहे हैं, तो जब तक लाइट रहेगी तब तक हम अपना काम कर पाएंगे, लाइट नहीं रहेगी तो हम फिर दारिद्र्य अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक? तो लाइट के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो हमारे दारिद्र्य का, गरीबी का परिचायक है। अब लेकिन जिन्होंने लाइट को कंट्रोल कर लिया है, बिजली चली गई तो वो इन्वर्टर पर आ गए, इन्वर्टर भी फेल हो गया तो जनरेटर पर आ गए,
है ना। यानी कोई भी माध्यम उन्होंने लाइट को अपने पास रखने का बनाया हुआ है तो वो ऑल टाइम अमीर है। इसलिए भारत की तुलना में वर्तमान में पश्चिम की जो अमीरी है वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां पर जो पावर सप्लाई है वो अनइरप्टेड है ना। बिना रोक टोक के पावर सप्लाई 24 घंटे चलती है, इसलिए वो ज्यादा विकास कर पा रहे हैं। गांधी जी भी यही कहते हैं और संस्कृति सभ्यता का भेद, बेसिकली जो गांधी जी कह रहे हैं वो संस्कृति और सभ्यता का भेद ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गांधी जी उसको भारतीय सभ्यता और गांधी जी उसको पश्चिमी सभ्यता के नाम से हमारे सामने रखते हैं। इसलिए जितनी ज्यादा हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती चली जाती है उतने ज्यादा हम गरीब होते चले जाते हैं। नदियों से जल लाना है, हम अमीर हैं। हम तालाब से जल लाने लगे तो थोड़े गरीब हो गए। हम कुएं से जल लाने लगे तो थोड़े और ज्यादा गरीब हो गए, क्योंकि जिनमें मीन्स आने लगते हैं। नदी से जल लाने में कोई परेशानी नहीं है, नदी का तो जल ऊपर से आ रहा है, बह रहा है, लेकिन तालाब में जल संग्रह करना पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए वहां पर साधन की आवश्यकता है। कुएं में जल रस्सी से और बाल्टी से निकालना पड़ता है, इसलिए साधन की आवश्यकता है। कुएं से जल निकालने के लिए 3 साधन चाहिए, रस्सी चाहिए, कोई पात्र चाहिए और चरखी चाहिए जिससे रस्सी कुएं के अंदर जाएगी, ठीक है। इसलिए नदी में कोई साधन की आवश्यकता नहीं है। तालाब में एक साधन है, वो साधन है कि तालाब में आपको जल संग्रह करना पड़ेगा। तो जल संग्रह, वाटर स्टोरेज की जो टेक्निक है वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तालाब की थोड़ी बाड़ बनानी पड़ेगी, नहीं तो तालाब से जल बह जाएगा। तो जल को रोकने के जो प्रयास हो सकते हैं वो आपको करने पड़ेंगे। तो एक टेक्नोलॉजी पर आपकी डिपेंडेंसी हो रही है। कुएं में 3 माध्यम हो गए डिपेंडेंसी के, रस्सी हो गया, बाल्टी हो गई और चरखी हो गई जिस पे घूमकर वो नीचे जाएगी। हैंड पंप आपने लगा लिया तो हैंड पंप पर और ज्यादा डिपेंडेंसी हो गई क्योंकि अब वो कल हो गया, मशीन हो गई। इसी प्रकार से जो टंकी का नल है उस पर तो और भी ज्यादा डिपेंडेंसी हो गई। तो सभ्यता में हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती चली जाती है। जितनी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी उतने ज्यादा हम गरीब हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज की तारीख में विद्यार्थी गरीब है। क्यों गरीब है? क्योंकि उसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले तो गुरु ढूंढना है। गुरु ढूंढ लिया तो गुरु उसको ज्ञान देने के लिए कहेगा ये किताबें खरीद लीजिए। किताबें खरीद ली, फिर किताबें पढ़ने का शऊर उसको आना चाहिए। फिर किताबों में जो शंका समाधान की व्यवस्था उसकी होनी चाहिए। इस प्रकार से आज की तारीख में विद्यार्थी ज्यादा गरीब है। हम जब प्राचीन काल में बात करते हैं, हम ऋग्वेद की बात करें या जिसको स्टीफन हॉकिंग कहता है कि प्रारंभ में किताबें नहीं थी, हम जेनेटिकली नॉलेज को ट्रांसफॉर्म कर लेते थे, ठीक है, ट्रांसफर हो जाती थी बायोलॉजिकली, जेनेटिकली। क्यों? क्योंकि उसमें जब हमें ज्ञान लेना, ज्ञान तो ब्रह्मांड में विद्यमान है, उस ज्ञान को हम 2 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में तो हमने सीधा ध्यान लगाया और ज्ञान को अपने में उतार लिया। जितने भी महान लोग हुए जिनको हम भगवान की श्रेणी में रखते हैं, उन सब ने ज्ञान को ब्रह्मांड से ही सीधे उतारा। ऋग्वेद के ऋषियों ने भी ज्ञान को ब्रह्मांड से ही सीधा उतारा। लेकिन जैसे जैसे डिपेंडेंसी बढ़ती चली गई वैसे वैसे हमारी ज्ञान का दारिद्र्य भी बढ़ता चला गया। तो जैसे डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी आपकी, वैसे आप गरीब होते चले जाएंगे। गांधी जी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि आप तो मुझसे नफरत करने लगेंगे। हिंदुस्तान की जो गरीबी है उसका राज जब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आज तक हमने जिन चीजों को लाभकारी माना है वे तो मुझे नुकसानदेह ही मालूम होती हैं। जिनको हम अपने लिए लाभकारी मान रहे हैं, ठीक, हमने बिजली को लाभकारी माना, हमने पानी निकालने के लिए चरखी को लाभकारी माना, है ना, हमने पढ़ने के लिए किताबों को लाभकारी माना, हमने चलने के लिए साइकिल, घोड़ा गाड़ी, तांगा गाड़ी, है ना, अपना मोटर कार, बस, ट्रेन, हवाई जहाज, इनको हमने लाभकारी माना।
तो जितनी ज्यादा डिपेंडेंसी हमारी बढ़ रही है और जिनको हम लाभकारी मान रहे हैं, कपड़े धोने की मशीन बहुत लाभकारी है, खाना बनाने की मशीन बहुत लाभकारी है, ठीक है ना, ये चीजें जो हमको प्रत्यक्ष रूप से लाभकारी लगती हैं, वस्तुतः वह मनुष्यों के लिए नुकसानदेह है। गांधी जी का अभिप्राय यह है। कुंजी, हम विद्यार्थी हैं, तमाम मेड जी कुंजियां बाजार में उपलब्ध है, ठीक, हमको कोई नकल करा दे तो नकल कराने वाला टीचर हमको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? कैसा लगेगा? क्लास में कोई यदि नकल करा दे हमको तो वो टीचर हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? अच्छा कोई है। जवाब देगा? अधिकतर लोगों को अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है, लेकिन वस्तुतः वो क्या है? बुरा। आपका दुश्मन उससे बड़ा संसार में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपको गलत संस्कार डाल रहा है, आपकी डिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ा रहा है। यदि आप पढ़ लेंगे तो आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आप अमीर हो जाएंगे, ज्ञान का आपके पास आधिक्य हो जाएगा, आप श्रम करना सीख जाएंगे तो आप पैसा कमाने लगेंगे, आप ज्यादा अमीर हो जाएंगे, निर्भीक हो जाएंगे, आप अवयम को प्राप्त हो जाएंगे, विवेकानंद जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, कि अवयम, जब आप वेदांत की ओर लौट जाते हैं तो आप अवयम को प्राप्त हो जाते हैं। तो श्रम आपको अवयम प्रदान करता है, ज्ञान आपको अवयम प्रदान करता है। इसीलिए तो हमारे यहाँ कहा गया, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतम गमय। ये सब स्टेप्स हैं आपको अवयम प्रदान करने के। तो जैसे जैसे हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती है, तो हम विद्यार्थी हैं, यदि हम कुंजी पढ़ेंगे तो हम और गरीब हो जाएंगे, हम नकल करेंगे तो और गरीब हो जाएंगे, हम किसी गलत तरीके से अपने अंक प्राप्त करना चाहेंगे तो हमारा दारिद्र्य और बढ़ता चला जाएगा। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि अब मैं आपको हिंदुस्तान गरीब क्यों हुआ उसका राज बताता हूं, और वो राज यह है कि जिनको हम अमीरी का माध्यम मानते हैं, ठीक है, वो माध्यम वास्तव में हमारे लिए नुकसानदेह है, क्योंकि उससे हमें मुक्ति नहीं मिलती, उसमें हमें संपन्नता नहीं आती, हमारी गरीबी और बढ़ती चली जाती है और उनसे हमें नुकसान हो जाता है। हम पैदल चलते हैं, हम स्कूटर पर चलने लगे, हम कार में चलने लगे, बैलगाड़ी में चलते थे, अब घोड़ा गाड़ी ले आए, उससे तेज चलने वाली मोटरसाइकिल ले आए, तो वस्तुतः ये सब चीजें हमारे शरीर को ही नुकसान पहुंचा रही हैं। और जितना तेज कम्युनिकेशन होगा उतना ज्यादा नुकसान समाज का होता है। आगे गांधी जी ये बातें भी बताएंगे। और फिर वो आगे लिख रहे हैं, वो प्रश्न पूछ रहा है कि भाई ये नुकसान के कारण क्या हैं? वो कहता है वे क्या हैं? तो गांधी जी कहते हैं हिंदुस्तान को रेलों ने, वकीलों ने और डॉक्टरों ने कंगाल बना दिया। हिंदुस्तान की गरीबी के 3 कारण गांधी जी यहाँ पर बताते हैं। नंबर 1 रेल, नंबर 2 वकील और नंबर 3 डॉक्टर। ये तीनों हिंदुस्तान की गरीबी के कारण हैं और गांधी जी इन तीनों को ही अच्छा नहीं मानते, ठीक है। आपको ताज्जुब होगा, पहली रेल हिंदुस्तान में कब बनी? कोई बताएगा आप में से? सर 1850 सर 1850-51 मुंबई से थाने। सर 1850-51 मुंबई से थाने। सर 1853 नहीं, कोई और? सर 1853 हाँ सर 1853 ओके। एक जना बोलिए, एक जना। 53 अप्रैल 1853 में बंबई से ठाणे के बीच में पहली रेल चली थी। चली सर। अरे अप्रैल 1853 में बंबई से ठाणे के बीच में पहली रेल चली थी, ठीक है जी। इसी समय कार्ल मार्क्स, अमेरिका से एक अखबार निकलता था न्यूयॉर्क ट्रिब्यून, उसमें
लेख लिखते थे, आर्टिकल लिखते थे। ठीक, बाद में वो आर्टिकल कंपाइल हुए मार्क्स और एंगल्स के नाम से, और वो उस किताब का नाम हुआ ऑन कॉलोनियलिज्म। ठीक है ना, हिंदी में हम कहेंगे तो उपनिवेश पर। ठीक है, उपनिवेशवाद पर। हिंदी में वो किताब उपलब्ध है, लेकिन उसका नाम थोड़ा बदल दिया है, कार्ल मार्क्स के भारत संबंधी निबंध ऐसे करके वो कर दिया, या लेख ऐसे करके वो किताब उपलब्ध है। ठीक, 1853 में न्यूयॉर्क ट्रिब्यून में जो पत्र लिखता है, कौन लिख रहा है पत्र? कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स जो पत्र लिख रहा है, उस पत्र में कार्ल मार्क्स लिख रहा है कि रेलवेज आर, अपने मित्र को पत्र लिखा है उसने, जो उसका रशियन मित्र है। ठीक है, उसमें लिख रहा है कि रेलवेज आर यूजलेस फॉर हिंदूज। क्या लिख रहा है? रेलवे हिंदुओं के लिए हानिकारक है, अनुपयोगी है। अब ये बात 1853 में कार्ल मार्क्स कह रहा है, और कार्ल मार्क्स के लिखने के 1853 के कितने साल बाद ये बात गांधी जी लिख रहे हैं? लगभग 44 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 44 वर्ष बाद, 1909 में। तो वो क्या कह रहे हैं कि रेलवे, एक तो रेल हिंदुस्तान की गरीबी का कारण है। रेल हिंदुस्तान की गरीबी का कारण क्यों है? क्योंकि रेलवे आपके विकास के लिए उन्होंने थोड़ी बनाई थी। रेलवे उन्होंने क्यों बनाई थी? रेलवे के दो कारण थे बनाने के। एक कारण तो ये था कि हिंदुस्तान में जो नाना प्रकार के खनिज उपलब्ध थे, उन खनिजों को वो ज्यादा से ज्यादा धोकर निकाल कर धरती के अंदर से इंग्लैंड भेज देना चाहते थे। चाहे वह लोहा था, तांबा था, चांदी थी, कोयला था, अब्रक था, कुछ भी था, वो सब यहां से ले जाना चाहते थे। लकड़ी वकड़ी है ना, वो सब चीज यहां से ढोना चाहते थे। तो वो काय से ले जाया जा सकता था? बैलगाड़ी से, घोड़ा गाड़ी से, ऊंट गाड़ी से। समय ज्यादा लगता था। ठीक है ना, और सब जगह समुद्र भी नहीं था। जो नदियों की कनेक्टिविटी थी, उसमें भी उनको ज्यादा समय लगता हुआ प्रतीत होता था। इसलिए उन्होंने रेलवे बनाई, और रेलवे बनाने से ज्यादा हिंदुस्तान का शोषण हो सकता था। हिंदुस्तान का जो कच्चा माल था वो ज्यादा यहां से ढोकर ले जाया जा सकता था। एक काम। इसी बीच में 1857 में बड़ी क्रांति भी हो गई, लेकिन 1857 से पहले भी हिंदुस्तान में 1757 से लेके 1857 तक की जो छोटी बड़ी क्रांतियां हुई हैं अलग अलग स्थानों पर, वो भी लगभग 40 के लगभग हुई थी। यानी आप ये मान लीजिए हर 3 साल पर एक क्रांति हो रही है। तो उस क्रांति को दबाने के लिए भी अंग्रेजों को कुछ ऐसा मसौदा चाहिए था जिससे उस क्रांति को जल्दी दबा पाए। तो सेना घोड़ा गाड़ी से, घोड़ों से, पैदल जाने में समय लगता था, इसलिए वो रेल के माध्यम से जल्दी चली जाती थी। और आपको ताज्जुब होगा, 1947 में हम स्वतंत्र हुए हैं। स्वतंत्रता के बाद हमको लगभग 73 वर्ष हो गए। स्वतंत्रता 74वां वर्ष चल रहा है। इन 73 वर्षों में अंग्रेजों ने जितनी रेलवे बनाई थी हिंदुस्तान में, उसका 15% भी हमने विस्तार नहीं किया है। अभी भी बहुत सारा इलाका ऐसा है जहां पर रेलें पहुंची नहीं है, और रेल पहुंची भी है तो सिंगल लाइन है, डबल लाइन नहीं हुई है। और हिंदुस्तान की बहुत महत्वपूर्ण गाड़ियां, राजधानी जैसी गाड़ी भी सिंगल रूट पर साउथ के लिए जब जाते हैं तो सिंगल रूट पर लगभग 300-400 किलोमीटर चलती है। किसी जमाने में रेलवे, अंग्रेजों के जमाने में रेलवे एक्सप्लॉइटेशन का माध्यम मानी जाती थी। गांधी जी रेलवे को हिंदुस्तान की गरीबी का कारण बताते हैं। ठीक है, लेकिन अब रेल का विस्तार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रेल का विस्तार
यदि हो गया तो भी हिंदुस्तान की गरीबी कम हो सकती है। अब हिंदुस्तान को गरीब बनाए ज्यादा रखना है या कुछ लोगों के हाथ में, दक्षिण भारत में जो ट्रांसपोर्टेशन की लॉबी है, बस चलाने वालों की जो लॉबी है, वो इतनी सशक्त है कि जब कोंकण रेलवे का निर्माण हो रहा था तो उस लॉबी ने तमाम हिंदू वगैरह जो बड़े अखबार हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया है, उन्होंने आर्टिकल लिखे थे कि वो लॉबी चाहती थी कि कोंकण रेलवे का निर्माण नहीं हो, क्योंकि कोंकण रेलवे के बन जाने से उनकी बसों का जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। तो देखिए, ट्रांसपोर्ट की उपलब्धता और ट्रांसपोर्ट की अनुपलब्धता, सही दिशा में यदि ट्रांसपोर्ट की उपलब्धता होगी तो वो आपको अमीर बना सकती है, और सही गलत दिशा में यदि ट्रांसपोर्ट की उपलब्धता हो जाएगी तो वो आपको गरीब भी बना सकती है। 1853 में जो रेलवे बनी हिंदुस्तान में, वो हिंदुस्तान का शोषण करने के लिए बनी थी। हिंदुस्तान से ज्यादा सामान ढोकर ले जाने के लिए बनी थी, इसलिए हिंदुस्तान गरीब हो गया। और बाद में रेलवे का विस्तार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों पर निजी ट्रांसपोर्टेशन का कब्जा था। यदि निजी ट्रांसपोर्टेशन का कब्जा हट जाता और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वहां पर उपलब्ध हो जाता तो वो क्षेत्र अमीर हो जाते ज्यादा। इसलिए कोंकण रेलवे का इतिहास उठाकर देखिए आप, जब तक रेलवे नहीं बनी थी तो कोंकण क्षेत्र जो था वो पूरा पिछड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही रेलवे बन गई वैसे ही कोंकण क्षेत्र का विकास ज्यादा तेजी से होने लगा। ये पिछले 20 साल का ही परिणाम हमारे ध्यान में आता है। तो कम्युनिकेशन का सही दिशा में, ट्रांसपोर्टेशन का सही दिशा में संचालन होने से अमीरी स्थापित होती है, और उसका गलत दिशा में संचालन होने से गरीबी बढ़ जाती है। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि भारत की गरीबी के 3 बड़े कारण हैं। नंबर 1, रेलवे। क्यों? क्योंकि रेलवे से भारत का शोषण हो रहा है। भारत की जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उन सबको अंग्रेज एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उसको अपने यहाँ ले जा रहे हैं। दूसरा, वो कहते हैं कि वकील भी हिंदुस्तान की गरीबी का कारण है। वकील का भी, जैसे दंगाइयों का, गुंडों का, बदमाशों का, चोरों का, लुटेरों का, इनका भी कोई धर्म नहीं होता, इनकी भी कोई जाति नहीं होती, इनकी भी कोई भाषा नहीं होती। इसी प्रकार से वकीलों का भी ना कोई धर्म होता है, ना कोई भाषा होती है, ना कोई जाति होती है। इनका धर्म क्या है? मुकदमा जीतना, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, किसी भी प्रकार से, चाहे उसमें नीति का उपयोग करें चाहे अनीति का उपयोग करें। गांधी जी कहते हैं कि ये जो दूसरा बड़ा कारण है वो वकील है, क्योंकि वकील उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं जो उसको पैसा देता है, चाहे वो मुकदमा सही हो चाहे वो मुकदमा गलत हो, चाहे उससे देश का भला होता हो चाहे उससे देश का बुरा होता हो। यद्यपि गांधी जी खुद भी एक वकील थे, वकालत पढ़ने के लिए वो विदेश गए थे, विदेश रहे थे, और दक्षिण अफ्रीका में जाने के पूर्व उन्होंने बंबई में और अपने यहाँ थोड़े समय वकालत करी थी। फिर दक्षिण अफ्रीका में जाके उन्होंने वकालत करी तो उनके ध्यान में आया वकील जो है वो सामान्यतः पैसे वालों के हित को साधते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, इसलिए ये वकील भी हिंदुस्तान की गरीबी का कारण है। और तीसरा कारण उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर भी हिंदुस्तान की गरीबी का कारण है। जब वो डॉक्टर कहते हैं तो डॉक्टर से अभिप्राय सिर्फ सुई लगाने वाले से नहीं है जिसके पास हम बुखार को एग्जामिन कराने जाते हैं। डॉक्टर से अभिप्राय वह सारा वर्ग जो डॉक्टरी पर अवलंबित है, यानी हम आज की भाषा में कहें तो पूरा रसायन उद्योग, पूरा केमिकल इंडस्ट्री जो है वो डॉक्टरी के साथ संबद्ध है। इसलिए डॉक्टर तो उनको लागू करने का एक उपकरण मात्र है। हमको बुखार आता है, हमको पता है बुखार हमको ठंड लगने से आया है, डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर बुखार की भी दवाई दे देता है
और हम कहते हैं कोई पथ्य परहेज है क्या? बोला नहीं, कुछ भी खाओ। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है जितना ज्यादा ये दवाई खाएगा उतना मुझे फीस ज्यादा देगा और उतना ही ये दवाइयां खरीदेगा, तो केमिकल इंडस्ट्रीज को भी बेनिफिट होगा। और केमिकल इंडस्ट्रीज डॉक्टर्स को आके बोलती है कि आप हमारी दवाई ही लिखिएगा, तो उस दवाई के बार बार लिखने से उस केमिकल इंडस्ट्री को फायदा होगा। तो इसलिए वो कहते हैं जो डॉक्टर जो है यह भी देश को लूटने में, देश को गरीब बनाने में समानांतर भूमिका निभाते हैं। इसलिए देश को गरीब बनाने में, देश की गरीबी का जो कारण है वो ये 3 लोग हैं, रेलवे, वकील और डॉक्टर। फिर वो कहते हैं कि यह एक ऐसी हालत है कि अगर हम समय पर नहीं चेतेंगे तो चारों ओर से गिरकर बर्बाद हो जाएंगे। फिर वो कहते हैं यदि रेलवे के बारे में, वकीलों के बारे में और डॉक्टरों के बारे में हम चेतेंगे नहीं, हम सावधान नहीं होंगे, तो ये तीनों मिलकर हमको बर्बाद कर देंगे, हमको यानी हिंदुस्तान को बर्बाद कर देंगे। यदि हिंदुस्तान को बर्बादी से बचाना है तो हमें वकीलों से, रेलवे से और डॉक्टरों से सावधान रहना होगा। वस्तुतः ये तीनों विचार जो है ये सभ्यता संबंधित विचार है। ठीक है, मैं आपके साथ सीधी सीधी कक्षा ले रहा हूं, आपके मन में कोई परेशानी आएगी, कोई प्रश्न पैदा होगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन आप मेरे से पढ़ लें और पढ़ने के बाद में आप आगे पढ़ाएं और कहें कि पवन शर्मा ने ऐसा कहा था, तो पवन शर्मा के कहने पर आप अपनी बातों को भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, इंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप मेरे और उस विद्यार्थी के मध्य में बिचौलिए हो गए। गांधी जी यही कहते हैं कि जो बिचौलिया मीडिएटरशिप है, जो मध्यस्थता है, जिसको बिचौलिया कहते हैं, ये ज्यादा हानिकारक होती है। और सभ्यता में और संस्कृति में यही बड़ा भेद है कि संस्कृति में कोई बिचौलिया नहीं होता। मैंने कहा स्पेंगलर कह रहे हैं कि संस्कृति में 1-2 मंजिल के मकान होते हैं, है ना, चारों तरफ से वो खुले होते हैं, हवादार होते हैं, तो लाइट भी चारों तरफ से आ रही है, हवा भी चारों तरफ से आ रही है, तो हवा के लिए कोई मध्यस्थता, कोई पंखे की आवश्यकता नहीं पड़ रही, प्रकाश के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ रही। तो संस्कृति में कोई मध्यस्थ नहीं होता, संस्कृति में कोई बिचौलिया नहीं होता, लेकिन सभ्यता में ये सब चीजें तैयार होनी शुरू होती हैं। इसलिए गांधी जी इनका विरोध करते हैं। अब फिर रामचंद्र के मन में गांधी जी के माध्यम से प्रश्न पैदा होता है। वो कहता है मुझे डर है कि हमारे विचार कभी मिलेंगे या नहीं। आपने तो जो कुछ अच्छा देखने में आया है और अच्छा माना गया है उसी पर धावा बोल दिया है, अब बाकी क्या रहा। अब वो कह रहा है कि जिसको हिंदुस्तान के लिए अच्छा माना जाता है कि डॉक्टर के आने से हम ज्यादा जल्दी अच्छे हो जाते हैं, है ना, वकीलों के आने से हमारे मुकदमे लड़े जाते हैं, रेलवे से हमारा आना जाना अच्छा हो गया है, सुगम हो गया है, तो जो चीजें हमें अच्छी लगती प्रतीत होती हैं आप तो उन पर ही सीधा सीधा प्रहार कर रहे हैं, आपने तो उन पर ही अटैकिंग बिहेवियर आपका है, तो हमारी और आपकी बात कभी जम नहीं सकती। ठीक है ना। फिर गांधी जी उत्तर देते हैं कि भाई थोड़ा धीरज रखो, है ना, धीरज नहीं रखोगे तो बात सुन नहीं पाओगे। फिर कहते हैं सभ्यता नुकसान करने वाली कैसे है यह तो मुझे मुश्किल से मालूम हो सकता है। वो कहते हैं सभ्यता नुकसान करने वाली है यह मालूम मुश्किल से होता है, आसानी से नहीं होता। जब तक आप सभ्यता संस्कृति का भेद नहीं समझेंगे तब तक संस्कृति कहती है कि जब तक आपको भूख नहीं लगे, जोर की भूख नहीं लगे, तब तक आपको भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन सभ्यता कहती है कि 8 बज गए आप नाश्ता कर लीजिए, दोपहर का 1 बज गया आप लंच कर लीजिए, रात्रि के 8 बज गए आप डिनर कर लीजिए। ये सभ्यता है। संस्कृति कहती है कि यदि आपको भूख नहीं लग रही है जोर की तो आप मत खाइए, सो जाइए, ऐसे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये शरीर है, शरीर की रिक्वायरमेंट होगी तो ये खाना मांगेगा, और यदि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है और फिर भी इसको आप खाना डालोगे तो ये परेशानी। ठीक उस प्रकार से जैसे आपके थैले में जगह नहीं है और थैले में फिर भी आप कपड़े ठूंसोगे तो बैग की चैन खराब हो जाती है ना, अटैची का बक्कल खराब हो जाता है ना, थैला फट जाता है ना, क्योंकि उसमें जगह ही नहीं है।
यही हाल आपके पेट का है, आपके शरीर का है। यदि आपके पेट में जगह नहीं है, शरीर को यदि एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, तो वही हाल बल्ब का है। 20 वाट के बल्ब में 40 वाट की बिजली आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, फूक जाएगा ना। इसलिए गांधी जी कहते हैं यह जो सभ्यता है, इसका जो भेद है वो मुश्किल में समझ में आता है। डॉक्टर आपको बतलाएंगे कि क्षय का मरीज मौत के दिन तक भी जीने की आशा रखता है। क्षय का रोग बाहर दिखाई देने वाली हानि नहीं पहुंचाता, और वह रोग आदमी को झूठी लॉली देता है। क्षय माने टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है, तो वो कहते हैं वो बाहर से तो नहीं दिखती है, लेकिन अंदर अंदर आदमी उसमें क्षय का मतलब कम होता जाता है, घटता चला जाता है। लेकिन डॉक्टर आपको अंतिम समय तक, गांधी जी जिस समय ये किताब लिख रहे हैं उस समय टीबी लाइलाज बीमारी थी। आज की तारीख में टीबी लाइलाज बीमारी नहीं है। उस जमाने में टीबी का इलाज नहीं था, लेकिन डॉक्टर कहता था नहीं हम बचा देंगे, हम बचा देंगे, हम बचा देंगे, और गोलियां देता रहता था। इसलिए वो कहते हैं वो आदमी को झूठी तसल्ली देता है, इससे बीमार विश्वास में रहता है और आखिर डूब जाता है। जो बीमार है उसको ये लगता है कि मैं बच जाऊंगा, जबकि उसको बोलना चाहिए कि आप अपनी जो आवश्यकताएं हैं वो सीमित करते जाइए, जो आपके द्वारा काम करने हैं वो कर लीजिए, क्योंकि आपका समय धीमे धीमे घट रहा है ना। क्योंकि आपको टीबी क्योरेबल डिजीज नहीं है, उस समय आप सही नहीं हो सकते। लेकिन वो कहते हैं कि डॉक्टर उनको समझाता चला जाता है। इसलिए कहते हैं सभ्यता भी ऐसा ही समझिए, वह अदृश्य रोग है, उससे चेत कर रहिए। सभ्यता में जो चीजें हमें लाभकारी लग रही हैं वो टीबी की भांति ही है। सभ्यता वस्तुतः हमें धीमे धीमे खत्म कर रही है टीबी की भांति, लेकिन ऊपर से हमको लगता है कि सभ्यता हमारी मदद कर रही है। मोटर हमारी मदद कर रही है, कार हमारी मदद कर रही है, गैस हमारी मदद कर रही है, बिजली से चलने वाले यंत्र हमारी मदद कर रहे हैं। गांधी जी कहते हैं वस्तुतः ये आपको धीमे धीमे खत्म कर रहे हैं टीबी की भांति। इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए, इस सभ्यता से बचना चाहिए। अब फिर वो प्रश्न करते हैं अपने से, अब व्यंग कर रहे हैं, है ना। गांधी जी स्वयं से ही व्यंग कर रहे हैं कि अच्छा तो अब जरा रेल पुराण बताइए हमको, ये रेल पुराण में क्या लिखा है जरा हमको समझाइए तो सही। तो वो कहते हैं आपके दिल में ये बात तुरंत उठेगी कि अगर रेल ना, उत्तर दे रहे गांधी जी कि अगर रेल ना हो तो अंग्रेजों का काबू हिंदुस्तान पर जितना है उतना नहीं रहेगा। ठीक है, अब वो समझा रहे हैं कि रेल की महत्ता क्यों है। तो वो कह रहे हैं अंग्रेजों को भारत पर काबू रखने के लिए रेल की आवश्यकता है। तुरंत पुलिस चाहिए तो रेल में चढ़ के चले जाते हैं, तुरंत सेना चाहिए तो रेल में चढ़कर चले जाते हैं, तुरंत गोला बारूद चाहिए तो रेल में चढ़कर सप्लाई कर देते हैं, और रेल में चढ़कर ही हिंदुस्तान का सामान भी विदेश लिए जाते हैं, इंग्लैंड लिए जाते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि ये जो रेल है ये महामारी की तरह पूरे देश में फैल गई है। जैसे कोरोना फैला हुआ है ऐसी वो रेल को महामारी बोलते हैं। फिर वो कहते हैं अगर रेलगाड़ी ना हो तो कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और इस कारण संक्रामक रोग सारे देश नहीं पहुंच पाएंगे। जरा याद करिए लॉकडाउन को, कोरोना में लॉकडाउन 1, 2, 3 डिक्लेयर हुआ था तो कोरोना रुका हुआ था, ठीक। लेकिन जैसे ही अनलॉक शुरू किया गया तो वो तेजी से फैलने लगा। इसी प्रकार से वो कहते हैं कि यदि रेल ना हो तो जो महामारी है सभ्यता संबंधी वो कम फैलेगी, लेकिन रेल है इसलिए वो तेजी से फैल रही है, महामारी तेजी से फैल रही है। इसलिए हम को इससे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये सभ्यता संबंधी बीमारी। जरा 20 साल पहले जाएं जब इंटरनेट नहीं था, 30 साल पहले इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रॉपरली नहीं थी। 2000 के आसपास इंटरनेट की कनेक्टिविटी हुई और 2011 के बाद में इंटरनेट लगभग सबके पास सर्वसुलभ हो गया। अब ये जो आधुनिक शिक्षा है जो तेजी से महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैल रही है, ये भी महामारी है। गांधी जी शिक्षा पर भी अभी आएंगे तो बात करेंगे। आधुनिक शिक्षा भी एक महामारी है। महामारी क्यों है? क्योंकि ये गलत है, समाज को बिगाड़ रही है। महामारी माने समाज को जो नुकसान पहुंचाती है उसको महामारी बोलते हैं। जो सबको अपने आगोश में ले ले वह महामारी होती है।
ठीक है। तो जो आधुनिक शिक्षा है वो सबको बिगाड़ रही है। गांधी जी इसको महामारी कहते हैं। अब ये जो इंटरनेट है ये भी एक महामारी है, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता कि इसमें से क्या चुनना है या क्या क्या नहीं चुनना। इसलिए जब ये आधुनिक शिक्षा की विसंगतियां लोगों के सामने आने लगी तो यूनाइटेड जो यूनेस्को है उसने एक कमीशन बनाया कि वर्तमान शिक्षा की जो विसंगतियां हैं उनको हम समझ लें कैसा है क्या है। तो उस कमीशन को में 16 लोग उन्होंने सम्मिलित किए और जैकबस टेलर नाम के एक व्यक्ति थे जो उस कमीशन के चेयरमैन बनाए गए, इसलिए वो कमीशन टेलर कमीशन के नाम से ही जाना गया। ठीक है। तो उसकी 7 मेजर फाइंडिंग्स हैं। उनमें से एक फाइंडिंग यह भी है कि इंटरनेट जो 96 में उसकी रिपोर्ट आई, 3 साल उन्होंने कमीशन ने पूरी विषयों का अध्ययन किया और बाद में फिर वो रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जेनेवा में उसका वाचन हुआ। तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि ये जो इंटरनेट है, कनेक्टिविटी, जिसमें दुनिया भर की सूचनाएं उपलब्ध हैं, लेकिन क्या सूचना लेनी है और क्या नहीं लेनी है वो हमें ज्ञान नहीं है। इसलिए हम जो सही सूचना है वो भी ले लेते हैं और जो गलत सूचना है वह भी ले लेते हैं। ये एक महामारी है, तो इससे नुकसान होगा। इसलिए गांधी जी रेलवे को भी महामारी कहते हैं। फिर कहते हैं कि जो प्राकृतिक रूप से हम आते जाते थे, मान लो हमें पैदल जाना होता था, बैलगाड़ी से जाना होता था, तो हम तभी जाते थे जब हमें आवश्यक होता था। ठीक है। लेकिन अब रेलवे है तो हम बिना बात के भी घूमते हैं। हमारे पास जब पैदल चलते थे तो हम घर से काम से ही निकलते थे, फिर साइकिल आ गई तो ज्यादा निकलने लगे, फिर पिताजी ने मोटरसाइकिल दिलवा दी तो और ज्यादा निकलने लगे, अब कार आ गई तो कार में अपने आप तो निकल ही रहे अपने 4 दोस्तों को और ज्यादा। तो वो कहते हैं ये सभ्यता के आधार पर जो विकास हो रहा है यह उत्तरोत्तर समाज को बिगाड़ रहा है। ये समाज में टीवी की सी भूमिका पैदा कर रहा है, प्रत्यक्ष रूप से तो ये नहीं दिखता। ठीक है। इसलिए रेलवे महामारी है। फिर आगे कहते हैं रेल से अकाल बढ़े हैं क्योंकि रेलगाड़ी सुविधा के कारण लोग अपना अनाज बेच डालते हैं। अब वो कह रहे हैं रेलवे है इसलिए। अभी आप देखिए सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं, 100 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, 70 रुपए किलो, टमाटर 60 रुपए किलो, आलू 40 रुपए किलो है। मैंने कल पूछा उससे सब्जी वाले से, भाई इतनी महंगी सब्जी क्यों हो गई है? बोला सर सब्जी आ नहीं रही। अरे मैंने कहा सब्जी नहीं आ रही तो हमारे यहाँ तो चीजें होती ही है ना। तो वो क्या बोला कि साहब हमारे यहाँ चीजें तो होती है लेकिन हम तो आलू सब बेच चुके ना, कोल्ड स्टोरेज को बेच दिया हमने, बाहर भेज दिया आलू। अब हमें खुद खरीद के हमारी मंडियों में बाहर से आलू आ रहा है। हमको पता होगा पश्चिम उत्तर प्रदेश की बेल्ट में आलू पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन क्योंकि आलू है तो हमने बेच दिया दूसरे इलाकों में, अब स्वयं के लिए आलू खरीद रहे हैं। तो गांधी जी कह रहे हैं कि रेलवे ने अकालों को बढ़ा दिया। अकाल क्यों बढ़ा दिए? कि जो चीज तुम्हारे यहाँ पैदा होती है उसको तुम बेच डालते हो। ठीक है। बेच डालने से वो रेल के माध्यम से सब जगह पहुंच जाती है। ठीक। और जो जिनके पास होल्डिंग कैपेसिटी है, पैसा है, वो उसको स्टोर कर कर रख लेते हैं। और जब आपके यहाँ कमताश होती है, उसकी चीज की कमी होती है, तो फिर वो उसको ऊंचे दामों पर बेचते हैं। तो गांधी कहते हैं रेल ने अकाल को बढ़ाया है। क्यों? क्योंकि हम उपलब्धता के समय अपनी चीजों को बेच डालते हैं, संग्रहण करने की जो क्षमता है वो हमारी कम हो गई है। फिर कहते हैं रेल से दुष्टता बढ़ती है। दुष्टता कैसे बढ़ती है? तो वो कहते हैं जो गलत लोग हैं उनका भी तो आना जाना तेजी से चलता है। ठीक। यही यार अखबार का है, बुराई तुरंत। अब टीवी है, टीवी हल्ला मचा मचा के बताता है कहीं पर गलत बात हुई है, अच्छी बात हुई है, कहीं पर ईमानदारी बढ़ी है, ये कम बताता है क्योंकि ईमानदारी की आज के जमाने में एक्सेप्टेबिलिटी कम है। ठीक। लेकिन बुराई की एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है। लॉकडाउन पीरियड में जिन मास्टरों ने रोज क्लासेस ली हैं उनके बारे में चर्चा कम हुई है, या जिन्होंने रोज कहीं ना कहीं लेक्चर दिया किसी भी रूप में, उनको लगा कि नहीं भाई हमारा ये फर्ज बनता है, बच्चों को टेलीफोन पर पढ़ाया,
है ना, गूगल मीट पर पढ़ाया, जैसे भी हो सकता था, नोट्स स्कैन करके भेजे, उनके बारे में चर्चा कम होती है। लेकिन जिन मास्टरों ने मजबूरी में या किसी भी कारण से क्लासेस नहीं ली, उनके बारे में रिपोर्ट ज्यादा प्रकाशित होती है कि देखिए मास्टरों ने फ्री में तनख्वाह प्राप्त की, है ना, लॉकडाउन के पीरियड में किसी ने कोई क्लास नहीं ली। लेकिन ऐसा तो सब जगह तो हुआ नहीं है, मैक्सिमम ने तो क्लास ली ही है। इसलिए गांधी जी कहते हैं ये जो फास्ट कम्युनिकेशन है, ये दुष्टता के प्रचार प्रसार में भी फास्ट ही रहता है। रेलवे से दुष्टता इधर उधर बहुत तेजी के साथ बढ़ती है। हिंदुस्तान में जो पवित्र स्थान थे वो अपवित्र बन गए हैं। पवित्र स्थान से मतलब जिनको हम बड़ा पवित्र मानते थे, धार्मिक स्थान मानते थे, उन पर हम पैदल जाते थे, बड़े लंबे समय में जाते थे। अब उन पवित्र स्थानों की भी पवित्रता कम होती चली जा रही है, क्योंकि पवित्र स्थानों पर जाने के नियम कानून थे। अच्छा, रेल नहीं थी, साधन नहीं था ट्रांसपोर्ट का, तो वही लोग जाते थे जिनके मन में श्रद्धा होती थी, जिनके मन में उनके प्रति विश्वास होता था। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि रेल ने सबको वहां जाना सुगम कर दिया, इसलिए पवित्र स्थानों पर जाना, धार्मिक स्थानों पर जाना आज के जमाने में फैशन हो गया है। नई नई शादियां होती हैं तो धार्मिक स्थलों पर जाने वाले वो लोग भी हैं जिनकी नई शादी हो रही है। आप पूछिए हनीमून पर कहाँ जाएंगे, तो कहते हैं वैष्णो देवी की यात्रा करेंगे। अरे भाई, वैष्णो देवी की यात्रा का संबंध हनीमून से नहीं है ना। तो गांधी जी कहते हैं इन्होंने पवित्रता को भी नष्ट किया है। क्यों? क्योंकि रेल के माध्यम से उन स्थानों तक जाना ज्यादा सुगम हो गया है। धार्मिक स्थलों पर जाने के कुछ नियम कानून थे, वो भंग हो गए हैं। इसलिए सच्ची भावना से ईश्वर को जो लोग भजते थे वो अब नहीं करते। अच्छा, पहले वही लोग जाते थे जिनको ईश्वर का ही लाभ होना होता था, और वहां पर भी ज्यादा भीड़ बढ़ रही है, तो उन रेलों से भक्त भी जा रहे हैं और ठग भी जा रहे हैं। इस प्रकार से गांधी जी कहते हैं कि रेलों ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। फिर प्रश्न पैदा होता है, यह तो आपने एक तरफा बात कही, जैसे खराब लोग वहां जा सकते हैं वैसे अच्छे भी तो जा सकते हैं, वे क्यों रेलगाड़ी का पूरा लाभ नहीं लेते? अब वो मन पे फिर प्रश्न पैदा हुआ कि ये तो कोई बात नहीं, तो वन साइडेड आपका जो अप्रोच है वो अजीब सी है। जहां पर दुष्ट लोग जा रहे हैं वहां पर सज्जन लोग भी जाने चाहिए, सज्जन लोग क्यों नहीं जाते, उनको भी जाना चाहिए। गांधी जी फिर उत्तर देते हैं, जो अच्छा होता है वह वीर बहुटी की तरह धीरे धीरे चलता है, उसकी रेल से नहीं बनती। वो कहते हैं जो सज्जन लोग होते हैं वो किसी भी काम को जल्दबाजी में नहीं करते, धीमे धीमे करते हैं, इसलिए वो रेल के ऊपर विश्वास नहीं करते। अच्छा करने वाले के मन में स्वार्थ नहीं रहता, ठीक, वह जल्दी नहीं करेगा। ठीक, हमें हिंदू स्वराज को पढ़ने में आज हमारे 8-9 दिन हो गए, लेकिन हम 9वें अध्याय तक ही पहुंचे हैं। ठीक, हम इसके सरल तरीके से इसको 2-3 दिन में भी खत्म कर सकते थे, लेकिन हमें सिर्फ हिंदू स्वराज हमने पढ़ लिया और हम कहते थे बाकी सब आप पढ़ लेना। लेकिन हमको लगता है कि नहीं, हिंदू स्वराज आपके जीवन में उतर जाना चाहिए, इसलिए धीमे धीमे हम इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। गांधी जी कहते हैं जो समाज के लोग हैं, संस्कृति के लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, वो किसी भी कार्य को धीमे धीमे करते हैं। क्यों? इसलिए जिससे वो बात अंदर तक बैठ जाए। लेकिन जो चंट चालाक लोग हैं, जो सुगढ़ लोग हैं, जो सभ्यता जनित लोग हैं, वो किसी भी काम को तेजी के साथ करते हैं। इसलिए रेल जैसी चीजों पर या जो फास्ट कम्युनिकेशन की चीजें हैं उस पर वो डिपेंड कर जाते हैं। फिर वो कहते हैं वह जानता है कि आदमी पर अच्छी बात का असर डालने में बहुत समय लगता है, बुरी बात ही तेजी से बढ़ सकती है, घर बनाना मुश्किल है, तोड़ना सरल है। सही शब्दों में कहें तो जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है वो बहुत स्लो होती है। मनुष्य को बनने में, चरित्र के निर्माण होने में सालों लग जाते हैं, लेकिन आप एक पाई चुरा लीजिए, आप चोर हो गए। किसी की प्रतिष्ठा, ईमानदारी की प्रतिष्ठा बनने में, उसके कर्म की महत्ता प्रतिष्ठापित होने में, उसके चरित्र की महत्ता प्रतिष्ठापित होने में समय लगता है। लेकिन कोई कह दे कि पवन शर्मा चोर है, ये आपके दिमाग में तुरंत बात घर कर जाएगी। कोई कह रहा है कि नहीं वो तो लगातार पढ़ा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, तो लोगों को अविश्वास बना ही रहता है।
इसलिए वो कहते हैं कि बुराई जल्दी प्रसारित होती है अच्छाई की तुलना में, इसलिए रेलवे के माध्यम से बुराइयों का प्रचार प्रसार जल्दी होता है, अच्छाई का कम होता है। इसी उसके उदाहरण दे रहे हैं कि घर बनाना मुश्किल होता है लेकिन तोड़ा उसको एक झटके में जा सकता है, इसलिए रेलगाड़ी हमेशा दुष्टता का ही फैलाव करेगी, यह बराबर समझ लेना चाहिए। उससे अकाल फैलेगा या नहीं इस बारे में कोई शास्त्रकार मेरे मन में घड़ी भर शंका पैदा नहीं कर सकता, लेकिन रेल से दुष्टता बढ़ती है, यह बात जो मेरे मन में जम गई है वह मिटने वाली नहीं है। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि रेल जो है वो नकारात्मक है, सकारात्मक नहीं है। रेल संस्कृतियों के लिए अच्छी चीज नहीं है, वो सभ्यता का ही पोषण करती है। और फिर नया प्रश्न पैदा होता है, लेकिन रेल का सबसे बड़ा लाभ दूसरे सब नुकसानों को भुला देता है। रेल है तो आज हिंदुस्तान में एक राष्ट्र का जोश देखने में आता है, इसलिए मैं तो कहूंगा कि रेल के आने से कोई नुकसान नहीं हुआ। अब देखिए, जो मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि गांधी जी जैसा व्यक्तित्व जो बड़ा महान है, बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्तित्व है, लेकिन क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा तो उन्होंने भी पाई है, इसलिए वो राष्ट्र के निर्माण में रेलों के योगदान को रेखांकित करते हैं। जबकि भारत जो है वो राष्ट्र तो बहुत पहले से, ऋग्वेद काल से भारत एक राष्ट्र है। भारत में अनेक राज्य भी हैं और लेकिन राष्ट्र एक ही है। लेकिन गांधी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि रेल की जो महत्ता है वो भारत को एक राष्ट्र बनाने के दृष्टिकोण से तो उपयोगी ही है, इसलिए रेल की इतनी सारी जो बुराइयां आप गिना रहे हैं वह भारत को राष्ट्र बनाने की कीमत पर कम लगती हैं। और गांधी जी फिर उत्तर देते हैं, यह आपकी भूल ही है। आपको अंग्रेजों ने सिखाया कि आप एक राष्ट्र नहीं थे और एक राष्ट्र बनने में आपको सैकड़ों बरस लगेंगे, यह बात बिल्कुल बेबुनियाद है। देखिए, गांधी जी ने पहले चैप्टर में कांग्रेस को राष्ट्र बनाने के लिए जिम्मेदार माना है और यहाँ पर आकर गांधी जी कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने आपको ये सिखा दिया कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, तो ये बात बेबुनियाद है। बेबुनियाद क्यों है? तो वो कह रहे हैं जब अंग्रेज हिंदुस्तान में नहीं थे तब हम एक राष्ट्र थे, हमारे विचार एक थे, हमारा रहन सहन एक था, तभी तो अंग्रेजों ने यहाँ एक राज्य कायम किया। वेद तो हमारे बीच बाद में उन्होंने पैदा किए। गांधी जी कह रहे हैं कि राष्ट्र तो हम अंग्रेजों के पहले भी थे। अब यहाँ पर गांधी जी पहले अध्याय में जो बात कह रहे हैं उसका कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अंग्रेजों के आने के पूर्व भी हम एक राष्ट्र थे। क्यों? क्योंकि हमारे विचार एक थे, हमारी भावनाएं एक थी, हमारा रहन सहन, खान पान, आचार व्यवहार, हमारी संस्कृति एक थी। हमारे आने के बाद अंग्रेजों ने धीमे धीमे हम में भेद डालने शुरू किए और उन भेदों के कारण हमें ये समझ में शुरू हुआ कि हम एक राष्ट्र नहीं है। इसलिए आप ये मत मानिए कि रेल ने हमको एक राष्ट्र बनाया है। और फिर प्रश्न पैदा होता है, यह बात मुझे ज्यादा समझनी होगी। अब गांधी जी अपने से ही कह रहे हैं कि हम एक राष्ट्र नहीं है, अंग्रेजों ने आकर हमको एक राष्ट्र नहीं बनाया। ये बात मुझे जरा ज्यादा समझनी होगी, आप मुझे विस्तार से समझाइए। गांधी जी फिर रामचंद्र को उत्तर देते हैं, मैं जो कहता हूं वह बिना सोचे समझे नहीं कहता। गांधी जी कहते हैं मेरी बात में बल होता है, मेरी बात का आधार होता है, मेरी बात का प्रमाण होता है। मैं अनर्गल प्रलाप नहीं करता, कोई भी बात मैं ऐसी नहीं कहता जिसका कोई आधार नहीं। एक राष्ट्र का यह अर्थ नहीं कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं था। अब फिर वो थोड़ा सा डिफेंस मैकेनिज्म में जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक राष्ट्र तो थे हम, लेकिन ऐसा नहीं था कि हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं था। मतभेद तो थे, लेकिन हमारे मुख्य लोग पैदल या बैलगाड़ी में हिंदुस्तान का सफर करते थे, वे एक दूसरे की भाषा सीखते थे और उनके बीच कोई अंतर नहीं था। वो आना जाना उनका सही था, आवागमन उनका था, है ना, भाषा जानते थे, समझते थे। और आपको ताज्जुब होगा, एक इटालियन है, इटालियन यात्री है, उसका नाम मनुची है। वो 17वीं शताब्दी में हिंदुस्तान आया है। उसने अपने मेमोयर्स लिखे हैं, संस्मरण लिखे हैं। वो मेमोयर में लिखता है वो शिवाजी के दरबार में भी गया है और औरंगजेब के भी दरबार में गया है। और वो लिखता है, दरबार में जाकर वो हिंदी में बात करता है दोनों से।
क्योंकि ये लोग उसकी इटालियन भाषा नहीं जानते थे, लेकिन ये हिंदुस्तान में आया क्योंकि धीमे धीमे पैदल घूमा, भाषा सीख गया। हिंदी सर्व भारत में सभी जगह हिंदी बोली और समझी जाती थी। गांधी जी वही बात कह रहे हैं कि रेलगाड़ी नहीं थी तो लोग पैदल चलते थे, इसलिए भाषाओं को समझते थे, जान जाते थे। फिर आगे कह रहे हैं उनके बीच कोई अंतर, जिन दूरदर्शी पुरुषों ने सेतुबंध, रामेश्वर, जगन्नाथपुर, हरिद्वार की यात्रा ठहराई, उनका आपकी राय से क्या ख्याल होगा? वे मूर्ख तो नहीं थे? 4 धाम स्थापित किए ना, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारकापुरी और रामेश्वरम। तो वो कह रहे हैं कि इन सब स्थानों की भाषाएं तो अलग अलग हैं। एक जगह उड़िया बोली जाती है, एक जगह गुजराती बोली जाती है, एक जगह तमिल बोली जाती है और एक जगह पहाड़ी भाषा गढ़वाली बोली जाती है। लेकिन सब यात्रा करते थे, हजारों की संख्या में आते थे, जाते थे। तो वो कहते हैं कि जिन्होंने ये सब काम किया वो मूर्ख तो नहीं थे, यह तो आप कबूल करेंगे। वे जानते थे कि ईश्वर वजन घर बैठे भी होता है। हमारे यहाँ तो कहा गया कि मन चंगा तो कठौत में गंगा। रैदास जी ने कहा ठीक, ईश्वर का भजन घर में बैठ के भी किया जा सकता है। हमारे यहाँ ये भी कहा गया कि ईश्वर तो घट वासी है, वो अंतर्यामी है, हर व्यक्ति में ईश्वर विद्यमान है। ये सब बात जानते हुए भी हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने 4 धाम की प्रतिष्ठापना की ना, वो इसलिए की क्योंकि भारत एक राष्ट्र ही था। 2 अंग्रेज जितने, फिर आगे कहते हैं इसलिए उन्होंने अलग अलग स्थान तय करके लोगों को एकता का विचार इस तरह दिया जैसे दुनिया में और कहीं नहीं दिया गया। इसलिए भारत की जो एकात्मता है वह सांस्कृतिक है, वह राष्ट्रगत है, वह प्राकृतिक है, वह स्वाभाविक है, वह अंग्रेजों के द्वारा हमको प्रदान नहीं की गई है। वह आर्टिफिशियल नहीं है, कृत्रिम नहीं है, वह ऊपर से हमारे ऊपर इम्पोज नहीं की गई है। और ऐसा सिर्फ भारत में हुआ है, अन्य स्थानों पर नहीं। पूरे यूरोप का उदाहरण हमारे सामने है। पूरे यूरोप में एक ही रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी, लेकिन पूरे यूरोप में 50 के लगभग छोटे बड़े देश होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनमें इस प्रकार की भावना नहीं बढ़ी गई कि वो एक राष्ट्र हो सकते हैं। लेकिन भारत अनेक भाषाओं को बोलने के बावजूद भी एक राष्ट्र है क्योंकि यहाँ की संस्कृति एक है। सिर्फ हम और आप जो खुद को सभ्य मानते हैं उन्हीं के मन में ऐसा आभास हुआ कि हिंदुस्तान में अलग अलग राष्ट्र हैं। वो कहते हैं जिन्होंने ये आधुनिक शिक्षा प्राप्त की है ना, हमने और आपने, हम जैसे लोग ही ये बात मानते हैं कि भारत में कई राष्ट्र हैं। अंग्रेजों ने रेल के माध्यम से भारत को एकीकरण किया है, इंटीग्रेट किया है। बाकी जो यहाँ का जन सामान्य है वो भारत माता ही मानता है, उत्तर प्रदेश माता, पंजाब माता, बंगाल माता नहीं कहता। वंदे मातरम लिखा गया तो वंदे मातरम में जो उल्लेख है वो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता है। जनगण मन भी लिखा गया, वो भी पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए वो कहते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं ये ऐसा मानते हैं कि रेलों ने भारत को एक राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन मुझे तो ये गलत लगता है। फिर आगे कहते हैं इसलिए अफीमची, ऐसा आप माने तो मुझे हर्ज नहीं। अफीमची कह सकता है कि अफीम के नुकसान का पता मुझे अफीम से चला, इसलिए अफीम अच्छी चीज है। अब वो कह रहे हैं कि यदि किसी चीज को अपनाने से ही उसकी बुराई का पता चलता है तो हम कहें भाई ये बात तो सही है। अफीम खाने से अफीम की बुराई पता पड़ गई तो हम ये कहेंगे कि अफीम गुणवान है क्योंकि उसने अपनी बुराई को अपने आप से बता दिया। तो वो कहते हैं ऐसी बात तो एक अफीमची ही कह सकता है और ये अच्छी बात नहीं है। अभी आपके मन में और भी शंकाएं उठेंगी लेकिन आप खुद उन सबको हल कर सकेंगे। वो कहते हैं कि ये सब बातें हमारे द्वारा जो कही जा रही हैं वो शोभा नहीं देती, उचित नहीं है। ऐसी अनेक प्रकार की शंकाएं भी आपके मन में और उठेंगी। फिर अगला प्रश्न करते हैं रामचंद्र गांधी जी से, जो गांधी जी स्वयं ही हैं। आपने जो कुछ कहा उस पर मैं सोचूंगा, लेकिन एक सवाल मेरे मन में इसी समय उठता है कि मुसलमान हिंदुस्तान में आए और उसके पहले के हिंदुस्तान की बात आपने की, लेकिन अब तो मुसलमानों, पारसियों, ईसाइयों की हिंदुस्तान में बड़ी संख्या है, वे एक राष्ट्र नहीं हो सकते।
कहा जाता है कि हिंदू मुसलमानों में कट्टर बैर है, हमारी कहावतें भी ऐसी ही हैं, मियाँ और महादेव की नहीं बनेगी। हिंदू पूर्व में ईश्वर को पूजता है तो मुस्लिम पश्चिम में पूजता है। अब देखिए ये बड़ी मजेदार बात है। मैंने कहा कि हिंदू स्वराज का जो वैशिष्ट्य है वो यह है कि गांधी हर दृष्टिकोण से भारत में जो शंकाएं पैदा हो सकती हैं पढ़े लिखों के मन में और अनपढ़ों के भी मन में, उनको वो सिखा देना चाहता है, समझा देना चाहता है। इसलिए वो यहाँ पर कह रहा है कि आपकी बात ठीक है, आपने जो कहा उस पर मैं सोचूंगा कि भारत एक राष्ट्र है। लेकिन भारत एक राष्ट्र कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि यहाँ तो हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जब तक ये लोग हिंदुस्तान में नहीं आए थे तब तक तो भारत एक राष्ट्र था, ये बात समझ में आती है। लेकिन बाद में तो हिंदुस्तान में मुसलमान आ गए, पारसी आ गए, ईसाई आ गए और इनकी बहुत बड़ी संख्या है और इनके अपने रिलीजन है, इनकी अपनी भाषाएं हैं, तो ये एक राष्ट्र नहीं हो सकते। इसलिए ये मेरी बड़ी चिंता है। और इसके अलावा विशेषकर हिंदू और मुसलमानों में तो बहुत कट्टर बैर है। कहावतें भी है कि मौलवी की और महादेव की, मियाँ की और महादेव की पटरी बैठेगी नहीं। हिंदू पूरब की तरफ मुंह कर कर पूजा करते हैं, इस्लाम के लोग पश्चिम की तरफ। मुसलमान हिंदुओं को बुतप्रस्त मूर्ति पूजा कहकर नफरत फैलाते हैं। हिंदू मूर्ति पूजक है, मुसलमान मूर्ति को तोड़ने वाला है। हिंदू गाय को पूजता है, मुसलमान उसे मारता है। हिंदू अहिंसक है और मुसलमान हिंसक। यो पग पग पर जो विरोध है वह कैसे मिटे और हिंदुस्तान एक कैसे हो। अब ये बात गांधी जी ने बड़ी गंभीर उठाई है जो सार्वकालिक है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, अंग्रेजों के आने के पूर्व हिंदुस्तान में बार बार ये मैं बात कहता हूं, हिंदुस्तान पर मुसलमानों ने 600 वर्ष शासन किया, ये ठीक है। मंदिर भी उन्होंने तोड़े, यह भी ठीक है। कई हजार मंदिर तोड़े, मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई, ये भी ठीक है। कन्वर्जन भी हुआ, यह भी ठीक है, ये सब बातें ठीक है। लेकिन अंग्रेजों के आने के पूर्व तक पूरा भारत था एक राष्ट्र ही। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में जो कन्वर्जन हो रहा था वो सभी मुसलमान चाहे जिस क्षेत्र में रहते थे वो सबकी भाषा वही थी जो स्थानीय भाषा थी। यानी गुजरात के मुसलमान गुजराती बोलते थे, उत्तर प्रदेश के मुसलमान हिंदी बोलते थे, संस्कृत बोलते थे, पंजाब के मुसलमान पंजाबी बोलते थे, सिंध के मुसलमान सिंधी बोलते थे, जम्मू कश्मीर के मुसलमान डोगरी बोलते थे, बंगाल के मुसलमान बांग्ला बोलते थे, दक्षिण के मुसलमान दक्षिण की जो प्रमुख भाषाएं हैं वो बोलते थे। अंग्रेजों के आने के पूर्व भाषा के स्तर पर मुसलमानों में कोई भेद नहीं था, सब स्थानीय भाषा बोलते थे। कन्वर्जन करने के बाद भी ऐसे अनेक प्रमाण हमारे पास मिलते हैं। मैं बार बार कहता हूं, सर विलियम जोन्स नाम के एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चीफ जस्टिस होकर कलकत्ता आए हैं। वो लिखते हैं कि गुन्ना बेगम नाम के एक शायर हैं, वो शायरी हिंदी में करते हैं और जो शेर लिखा है उन्होंने अपने साहित्य में वो शेर आज की उर्दू भाषा है लेकिन वो हिंदी कहलाती है। ठीक है, लिखी हिंदी में जाती है। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने बाकायदा हिंदुस्तान को हिंदू और मुसलमान में भेद करने के लिए बाकायदा दो भाषाएं गढ़ी। 1828 में विलियम बेंटिक जो भारत के गवर्नर जनरल हैं, उन्होंने एक सर्कुलर निकाला। उस सर्कुलर पे उन्होंने लिखा कि आज के बाद यदि मदरसों को और संस्कृत की पाठशालाओं को सरकारी मदद की आवश्यकता होगी तो वो हिंदी में या संस्कृत में या फारसी अरबी में पढ़ाई नहीं करेंगी, उनको अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करनी होगी। उस सर्कुलर में उर्दू कहीं भी नहीं लिखा है। अंग्रेजों को ये ध्यान में आने लगा था कि यदि हिंदुस्तान में हमें लंबे समय तक शासन करना है तो हिंदुओं में और मुसलमानों में भेद पैदा करना ही होगा। इसलिए 18वीं शताब्दी के मध्य तक हिंदुस्तान में अरबी है, फारसी है या संस्कृत है या हिंदी है या स्थानीय भाषा है, उर्दू का जन्म नहीं हुआ है।
लेकिन 1857 की जो क्रांति हो गई, उस क्रांति के बाद अंग्रेजों ने बड़े व्यवस्थित तरीके से हिंदू मुसलमानों में भेद पैदा करने के लिए, और 1857 से पहले हिंदू मुसलमानों में कोई धर्म के आधार पर दंगे का प्रमाण भी नहीं मिलता है। राज्यों में तो लड़ाइयां हो रही हैं, राज्य मुसलमानों के द्वारा संचालित हो सकते हैं, राज्य हिंदुओं के द्वारा। अकबर का और महाराणा का लंबा संघर्ष चला है, औरंगजेब का और शिवाजी का लंबा संघर्ष चला है, ये तो है। लेकिन जो धार्मिक दंगे हैं, वो धार्मिक दंगों के प्रमाण नहीं मिलते। अंग्रेजों ने यह समझ लिया और उन्होंने 1857 की क्रांति के बाद दो व्यक्तियों के माध्यम से उर्दू की प्रतिष्ठापना करनी शुरू की, एक सर सैयद अहमद खान और मिर्जा गालिब। ये दो लोग हैं जिन्होंने उर्दू को प्रतिष्ठापित किया, और जो अरबी फारसी हिंदुस्तान में बोलचाल की भाषा थी, वो उर्दू में परिवर्तित हो गई। इसलिए जिस भाषा को गुमना बेगम हिंदी कह रहे हैं, उसको उर्दू नाम दे दिया गया, और उसकी लिपि जो थी, स्क्रिप्ट जो थी, वो अरबी फारसी अडॉप्ट कर ली गई। इसलिए वो लिखी तो अरबी फारसी में जाएगी, लेकिन वो बोली उर्दू जाएगी। ये बड़ा विवेककारी कार्य अंग्रेजों ने कर दिया। इसलिए गांधी जी के मन में ये प्रश्न है, और वो पैदा कर रहे हैं प्रश्न के माध्यम से भी और उत्तर के माध्यम से भी। इसलिए वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान का जो बड़ा भेद है, वो कैसे होगा, क्योंकि वो एक गाय को पूजता है, एक गाय को काटता है, एक मूर्ति को पूजता है, एक मूर्ति को काटता है, ठीक है, मूर्ति को तोड़ता है। इसलिए वो कहते हैं कि ये सब जो चीजें हैं, मुसलमान हिंसक है, हिंदू अहिंसक है। हिंदू बिना बात के हिंसा नहीं करता, लेकिन मुसलमान खान पान में भी रोज यही काम करता है। तो हिंदुस्तान में एकता की प्रतिष्ठापना कैसे होगी, भारत एक राष्ट्र कैसे होगा, ये बड़ा प्रश्न है। ये सब चीज कैसे होगी, ये प्रश्न है, ठीक है। अब इतना बड़ा प्रश्न गांधी जी के द्वारा स्वयं ही प्रकट किया गया है। यहाँ पर 9वां अध्याय समाप्त होता है। इस प्रश्न का उत्तर 10वें अध्याय में है। यहाँ तक आपके मन में कोई प्रश्न पैदा हो रहा हो, तो आप लोग बारी बारी से प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर अपन 10वें अध्याय में चलेंगे। अपना माइक ऑन कर लीजिएगा, प्रश्न पूछ लीजिएगा, फिर माइक बंद कर लीजिएगा। मैं प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करूंगा। कोई प्रश्न किसी के दिमाग में? क्यों भाई? कोई प्रश्न पूछना है आपको? कोई प्रश्न नहीं है? हाँ रोहित बाबू, रोहित बाबू कुछ पूछना चाहते हैं, बोलिए। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही रोहित। रोहित, कोई और बोलेगा क्या? तो जिससे मुझे समझ में आ जाए कि रोहित की आवाज नहीं आ रही है, मेरी इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम है। जी सर, आवाज क्लियर आ रही है आपकी। हाँ रोहित, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मुझे। रोहित, तुम प्रश्न लिख सकते हो। सर रोहित कुमार। हाँ हाँ, कौन बोल रहा है? रोहित, माइक तो चालू करो अपना। कोई प्रश्न? सर, हाँ सर गांधी जी ने इतना सब कहा और वो जवाब भी दे रहे हैं इस सब बात का। बोल रहे हैं कि अंग्रेजों से पहले मुगलों ने ये सब किया, मुसलमान अलग थे या एक थे, लेकिन भारत एक था। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर गांधी जी विदेश में रहे तो क्या वो वहीं से अंग्रेजों के खिलाफ थे, या फिर यहाँ आने के बाद में उनकी नीतियां देखकर उनके विरुद्ध हुए? नहीं, गांधी जी तो अंग्रेजों के मित्र थे।
गांधी जी तो अंग्रेजों के मित्र थे, अंग्रेजों को बड़ा दयालु मानते थे वो, ठीक है। गांधी जी विदेश में रहे, 2-2.5 साल इंग्लैंड में रहे लगभग, तो गांधी जी अंग्रेजों को बहुत अच्छा मानते थे, डेमोक्रेटिक मानते थे, दयालु मानते थे, न्यायकारी मानते थे। वो तो गांधी जी का सामान दक्षिण अफ्रीका में रेल में से फेंका नहीं गया होता तो गांधी जी के हृदय को ठेस नहीं लगती। और उसके बावजूद भी गांधी जी लगभग 20 साल दक्षिण अफ्रीका रहे, 20 साल से ज्यादा, 22-23 साल, मैं गलत नहीं तो शायद 1892-93 में गांधी जी चले गए दक्षिण अफ्रीका, ठीक है ना। और 1814 के 1914-15 में गांधी जी वापस लौटे हैं। तो लगभग 22-23 साल गांधी जी, 25 साल गांधी जी ने अपने जीवन के विदेश में बिताए हैं, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी अंग्रेजों को बहुत अपना मित्र मानते हैं, उनको बड़ा दयालु मानते हैं, न्यायप्रिय मानते हैं, डेमोक्रेटिक मानते हैं, ठीक है ना। और गांधी जी के ऊपर अंग्रेजियत का और ईसाइयत का बहुत भारी प्रभाव है। लेकिन गांधी जी अंग्रेजों के प्रति विरोध में तो कभी भी नहीं थे प्रारंभ में। वो तो 1919 का जो जलियांवाला बाग कांड हो गया, उसने गांधी जी को यह समझा दिया कि अंग्रेज दुष्ट भी है और अंग्रेज अपनी राज्य सत्ता को बनाए रखने के लिए कितना भी बड़ा नरसंहार कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए गांधी जी पहले भी ये बात मानते जानते थे। लेकिन गांधी जी को 1919 के बाद तो अंग्रेजों को बारे में गांधी जी की एकदम राय बदल गई। ना केवल अंग्रेजों के बारे में गांधी जी की राय बदली, बल्कि अंग्रेजों के बारे में बहुत सारे भारतीय नेताओं की भी राय बदली। उनमें से जो बड़े व्यक्तित्व थे वो रविंद्रनाथ टैगोर भी थे, जिनको नोबेल पुरस्कार मिल गया था 1913 में। उन्होंने भी अपनी नाइट की उपाधि थी उनके पास। गांधी जी ने के भी पास 2-3 पुरस्कार अंग्रेजों के द्वारा दिए गए थे, उपाधियां दी गई थी, वो वापस की। तो ऐसा नहीं है ना। और रही बात यह कि गांधी जी अंग्रेजों से पहले के मुसलमानों की जो बात कर रहे हैं, देखिए मैं जो बात आपसे कहता हूं बार बार, और जो राजा तुमने कल भी ये बात पूछी थी, हिंदुस्तान में अंग्रेजों की साइकी और मुसलमानों की, मुगलों की साइकी जो थे वो समझना पड़ेगा। क्योंकि अंग्रेज जो थे वो हिंदुस्तान को वस्तुतः लूटने के लिए आए थे, या हिंदुस्तान को पूरा, अंग्रेज हिंदुस्तान पर मुट्ठी भर आए थे और हिंदुस्तान पर शासन करने के लिए उन्होंने भारत के हिंदुओं को ही नाना प्रकार के प्रलोभन देकर अपने फेवर में कर लिया। इसलिए वो मुट्ठी भर अंग्रेज हिंदुस्तान में आए थे और यहां से लूट लूट कर वो अपनी देश सामान ले जाते रहे। लेकिन मुगल जो हिंदुस्तान में आए, उनमें से 1-2 को छोड़ दिया जाए तो कोई भी शासक ऐसा नहीं था जिसकी सत्ता उसके देश में बहुत ज्यादा प्रतिष्ठापित हो। वो अपने देश में उतनी मजबूत स्थिति में नहीं था, यदि हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो। इसलिए वो जो मजबूत स्थिति में थे वो यहां से लूट कर ले गए अपने देश में। लेकिन जो कमजोर अवस्था में हिंदुस्तान आए, वो अपने देश यहां से लूट के कुछ नहीं ले गए और उनको ये ध्यान में आने लगा कि इसी देश पर हम शासन करेंगे। तो इस देश पर शासन करने के लिए उन्होंने यहीं पर रहकर यहीं पर व्यवस्थाओं का निर्माण किया और कन्वर्जन करना भी शुरू कर दिया। इसलिए हिंदुस्तान में जो कन्वर्जन शुरू हुआ मुसलमानों के द्वारा, प्रारंभ में उनके मन में ये बात नहीं थी। लेकिन बाद में जब ये 2 भाषा का निर्माण हो गया, उसने जो साइकी है वो एकदम से बदलनी शुरू कर दी। उससे पहले ये 1857 के जो आंखों देखे हाल के मिनट्स हैं वो उपलब्ध है, मेरे पास भी है। बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, उनमें हिंदू मुसलमानों के यदि डायलॉग को पढ़ोगे तो समझ में आता है। लेकिन अंग्रेजों के इंटरफेरेंस के बाद में पूरा कन्नोटेशन बदलना शुरू हो गया। तो ये बड़ा गंभीर विषय है और इसको बिगाड़ने में जितना रोल कुछ मुसलमान नेताओं ने निभाया है और कुछ उस जमाने के कांग्रेस के नेता और कुछ अंग्रेजों ने, तो ये एक दिन में ये सारा वातावरण बिगड़ा नहीं है। इसलिए इस बात को गंभीरता के साथ समझना पड़ेगा। गांधी जी हिंदू स्वराज में जो बात रेखांकित कर रहे हैं वो भारत की एकता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। गांधी जी जानते हैं ये सब बातें, लेकिन गांधी जी का जो मैं बार बार कहता हूं कि गांधी जी की सबसे बड़ी जो समस्या रही अपने जीवन काल में भी और उनके जीवन के बाद भी, कि गांधी जी को ना तो उनके गुरु ने स्वीकार किया और ना उनके प्रमुख चेले ने। गांधी जी को आउटडेटेड मान लिया दोनों ने, चेले ने भी और गुरु ने भी। ये गांधी जी के साथ बड़ा अन्याय हुआ है।
क्लियर? जी सर। हाँ, और कोई? सर हाँ सर एक क्वेश्चन पूछना है सर। हाँ। सर 1909 में सर हिंद स्वराज बुक लिखा गया है। हम्म, सर 1909 का एक और बड़ा जो एक लॉ आया था, तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी 1909 में ही आए थे। हम्म। सर क्या अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है सर हमारा, वो हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के जो संबंध है उसके ऊपर 10वां चैप्टर है इस किताब का। हम्म। क्या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, उसको उस जो मुस्लिमों का एस्पिरेशन था, जो बढ़ता हुआ एस्पिरेशन था मुस्लिमों का इंडिया में पॉलिटिकली और ज्यादा वायबल बनने के लिए, क्या उसको सेटिस्फाई करने के लिए इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया गया? देखिए मैंने आपसे कहा कि ये जो हिंदू स्वराज लिखी जा रही है, हिंदू स्वराज वो गांधी लिख रहे हैं जो अंग्रेजों के मित्र हैं, जो अंग्रेजों को जस्टिफाई करते हैं, अंग्रेजों को न्यायप्रिय मानते हैं, अंग्रेजों को दयालु कृपालु मानते हैं, अंग्रेजों को अपना मित्र मानते हैं। और उस जमाने में पूरी कांग्रेस, अकेले गांधी नहीं है, पूरी कांग्रेस के सारे बड़े नेता, एक आध को छोड़ दीजिए, सारे बड़े नेता गांधी जी की ही भांति अंग्रेजों को अपना मित्र मानते हैं और अंग्रेजों को भारत के लिए वरदान तक लिखते हैं। वो लिखते हैं कि अंग्रेजी शासन भारत के लिए वरदान है। ऐसा 150 साल तक राजा राम मोहन राय के बाद से लेकर 1919-20 तक ये कन्नोटेशन हिंदुस्तान में पैरेलल चलता रहा है। एक बात। दूसरी बात, अंग्रेजों ने कांग्रेस की प्रतिष्ठापना कोई लीडरशिप बिल्डअप करने के लिए नहीं खड़ी की थी। उन्होंने कांग्रेस की प्रतिष्ठापना इसलिए खड़ी की थी कि कांग्रेस के माध्यम से भारतीयों की जन भावनाओं से अंग्रेज सीधे सीधे परिचित हो सके। मैंने कहा वो गांधी जी वकीलों को हिंदुस्तान के लिए नुकसानदेह बोल रहे हैं, ठीक, गांधी जी डॉक्टरों को नुकसानदेह बोल रहे हैं, गांधी जी रेलवे को नुकसानदेह बोल रहे हैं, गरीबी का कारण बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही बिचौलिए हैं। तो गांधी जी यहां पर यह भूल जाते हैं कि कांग्रेस भी उतना ही बड़ा हिंदुस्तान का नुकसान का कारण थी, क्योंकि कांग्रेस भी तो अंग्रेज और भारतीयों के बीच में बिचौलिए की भूमिका के लिए बनाई गई थी। कांग्रेस को ही, जैसे रेल से हिंदुस्तान का कल्याण नहीं होना था, डॉक्टरों से हिंदुस्तान का कल्याण नहीं होना था, वकीलों से हिंदुस्तान का कल्याण नहीं होना था, तो कांग्रेस से भी प्रारंभ में हिंदुस्तान का कोई कल्याण होना नहीं था। हिंदुस्तान में कांग्रेस की प्रतिष्ठापना भी बिचौलियों के रूप में की गई थी, जो अंग्रेजों की अच्छी बातों से, जो हिंदुस्तान को लूटने के माध्यम से की जाती थी, उनसे वो भारतीय जनता को संतुष्ट कर पाती। और भारतीय जनता की जो थोड़ी थोड़ी असंतोष था, उस असंतोष को याचना के रूप में, भीख के रूप में वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रख पाती। कांग्रेस की स्थापना का मूल हेतु यही था। उसका मैंडेट उठा के पढ़ लीजिए आप 1885 में कि कांग्रेस करेगी क्या। कांग्रेस के उद्देश्य देख लीजिए, कांग्रेस के उद्देश्य भी बिचौलिए की ही भांति थे और कुछ नहीं थे। तो जितना नुकसानदेह हिंदुस्तान में वकील है, रेल है या डॉक्टर है, उतनी ही नुकसानदेह प्रारंभ में कांग्रेस भी थी। लेकिन 1905 और 6 बनारस और कलकत्ता अधिवेशन के बाद अंग्रेजों को यह समझ में आने लगा कि कांग्रेस अब ज्यादा अधिकार मांग रही है, कांग्रेस अब भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने लगी है, इसलिए स्वराज्य की बात कर रही है, स्वदेशी की बात कर रही है, राष्ट्रीय शिक्षा की बात कर रही है, बहिष्कार की बात कर रही है। इसका मतलब कांग्रेस अब थोड़ी मजबूत हो रही है, कांग्रेस धमकाने के रूप में आ रही है। इसलिए कांग्रेस को काबू में करने के लिए 1905 और 6 में अंग्रेजों ने 2 काम किए। एक तो बंग भंग कर डाला उन्होंने कांग्रेस को चुनौती देने के लिए कि देखते हैं कांग्रेस का दमखम समझ में आ जाएगा। और जब बंग भंग के विरोध में कांग्रेस ने पूरा देशव्यापी आंदोलन कर डाला, तो उन्हें समझ में आ गया कि कांग्रेस इस कांग्रेस को हमने अपने समर्थन के लिए खड़ा किया था, वह कांग्रेस हमें आंखें दिखाने लगी है। ठीक है, ये वही जो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में नेताओं ने गुंडों को पाले और बाद में वो गुंडे आंख दिखाने लगे, ये वही गठजोड़ था। इसलिए अंग्रेजों को ये समझ में आने लगा कि ये कांग्रेस हमको आंख दिखा रही है, इसलिए कांग्रेस आंख नहीं दिखा पाए, इसके पैरेलल हमें कुछ खड़ा करना पड़ेगा।
इसलिए 1906 में उन्होंने मुस्लिम लीग की प्रतिष्ठापना की, और मुस्लिम लीग की प्रतिष्ठापना से दो हेतु उनके सदस्य थे। एक तो ये था कि कांग्रेस को काउंटर करने के लिए एक पैरेलल पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने खड़ी कर दी और कांग्रेस को दबाने में जो काम आती, और दूसरे कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को खड़ा उन्होंने इस ग्राउंड पे किया कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं का हित रक्षण करती है और मुसलमानों के हित रक्षण के लिए मुस्लिम लीग। और सही मायने में 1858 में जो उन्होंने दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन मिर्जा गालिब और सर सैयद अहमद खान की भाषागत नीति के कारण जो शुरू किया, और बाद में इस मेरठ शहर से ही जो उन्होंने 1888 में, मेरे ख्याल से 1887 में जो सर सैयद अहमद खान का भाषण है जिसमें दोनों को सेपरेट आइडेंटिटी बताते हैं, और बाद में 1889 में लाला लाजपत राय ने इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में उसका विरोध किया। उसके फलस्वरूप ये दिखाने के लिए कि हम कितने आपके बारे में चिंतित हैं और कांग्रेस के कारण हम आपका विरोध नहीं होने देंगे, कांग्रेस यदि हिंदुओं की पार्टी बन रही है तो हम आपके हित चिंतन के लिए आपको सेपरेट पार्टी देते हैं। तो दो काम उन्होंने कर डाले, भंग कर डाला और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी और हिंदुओं की पार्टी के रूप में कांग्रेस प्रतिष्ठापित हो गई और मुसलमानों की पार्टी के रूप में मुस्लिम लीग प्रतिष्ठापित हो गई। मुस्लिम लीग के द्वारा सेपरेट इलेक्टोरेट की बात उठाए जाने पर तुरंत उसके 2-2.5 साल बाद मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के माध्यम से उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट कर लिया और यहां से फिर तेजी से जो सेपरेटिस्ट अप्रोच ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो न केवल इमर्ज हुई बल्कि वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होने लगी। इसलिए गांधी जी मित्र ही अंग्रेजों के, अभी गांधी जी अंग्रेजों के बिल्कुल पूरे खिलाफ नहीं हुए। तो ये कन्वर्ट, इसलिए हिंदू स्वराज को आपको थोड़ा ऑब्जेक्टिवली और थोड़ा सब्जेक्टिवली दोनों दृष्टिकोण से हिंदू स्वराज को पढ़ना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट में कहीं कोई परेशानी नहीं है, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, इसलिए हमने इस व्याख्यान का री इंटरप्रिटेशन नाम दिया, पुनर्व्याख्या। हम गांधी जी को यहाँ पर एनालिटिकल समझेंगे, हम गांधी जी की महानता, गांधी जी का त्याग, गांधी जी का जो औदार्य है, गांधी जी की जो विद्वत्ता है, गांधी जी का जो समर्पण है, गांधी जी का जो नेतृत्व है, गांधी जी का जो वैदुष्य है, गांधी जी का जो आभा मंडल है, उसके आगे हम नतमस्तक हैं, उसको प्रणाम भी करते हैं। और गांधी जी ने न केवल भारत के स्वातंत्र्य का मार्ग प्रशस्त किया बल्कि लाखों करोड़ों लोगों को उस मार्ग का अनुगामी बना दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने विश्व के अनेक देशों को भी सत्याग्रह के माध्यम से सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए भी स्वातंत्र्य प्राप्त किया जा सकता है, ये एग्जाम्पल सेट कर दिया। इसलिए गांधी जी महान है, गांधी जी बड़े विशाल है, लेकिन फिर भी गांधी जी का हिंदू स्वराज तो हमें पढ़ना पड़ेगा और वो एनालिटिकल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भारत में कोई भी परंपरा किसी भी चीज को आंख मूंद कर मानने के लिए बल नहीं देती, ठीक है। इसलिए कालिदास कहता है पुराण नित्यम ना साधु सर्वम, नाचा कापी पुराण नित्यम ना साधु सर्वम, नाचा ना कापी मध्यम ना मित्र मध्यम। कालिदास कहता है कि जो पुराना है वो सब अच्छा है और जो नया है वो सब खराब है, ऐसा नहीं है। ज्ञानी लोग उसको विवेक पर कसते हैं। हमारे यहाँ कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया कि आप आंख मीच कर मान दीजिए। गांधी जी ने हिंदू स्वराज लिखा है और उनके गुरु ने उसको नकार दिया, चेले ने भी नकार दिया तो हम भी नकार देंगे, नहीं। हम विवेक की कसौटी पर कसेंगे कि हिंदू स्वराज में क्या अनुकरणीय है, क्या स्वीकारणीय है, क्या करनी है, और जो करनी है वो करेंगे। लेकिन जो गांधी जी का जो डायलेमा है गांधी जी का, उस पर भी हम बात करेंगे। गांधी जी के मन में जो कंट्राडिक्शन चल रहा है, जो विरोधाभास है, जो द्वंद्व है, उस पर भी हम बात करेंगे। इसलिए गांधी जी का जो हिंदू स्वराज है उसका हमने नाम पुनर्व्याख्या, रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू स्वराज कहा। नहीं, गांधी हम सीधा सीधा हिंदू स्वराज भी पढ़ सकते थे, हम हिंदू स्वराज नहीं पढ़ रहे, हम हिंदू स्वराज की पुनर्व्याख्या कर रहे हैं। गांधी जी के जमाने के हिसाब से भी कर रहे हैं, गांधी जी से पूर्व के समय के हिसाब से भी कर रहे हैं और आज के हिसाब से भी कर रहे हैं। गांधी जी जब अंग्रेजों के मित्र हैं उस भावना से भी कर रहे हैं, गांधी जी 1919 में आके अंग्रेजों के कट्टर शत्रु बन गए हैं उस भावना से भी कर रहे हैं।
गांधी जी कहां पर भारतीयता को स्वीकार कर रहे हैं, कहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को स्वीकार कर रहे हैं, कहां पर वो भारतीय परंपराओं को स्वीकार कर रहे हैं, कहां पर वो क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर रहे हैं, उन सबको हम एनालिटिकली एग्जामिन कर रहे हैं। हम एज इट इज गांधी जी के हिंदू स्वराज को गांधी जी की भक्ति भावना मन में रखकर स्वीकार नहीं कर रहे, क्योंकि हम राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं। इसलिए भारत के हित में तब क्या था, आज क्या है, ये सारा परिप्रेक्ष्य हमारे दृष्टि में है। क्लियर? हाँ जी सर। सर एक और क्वेश्चन पूछना सर। सर जैसे सर कांग्रेस का जो टेक्निक था सर वो था प्रेयर, पिटीशन और प्रोटेस्ट, और सर जो गांधी जी का टेक्निक था ये नॉन कोऑपरेशन का टेक्निक था और था टेक्निक प्रेशर, कॉम्प्रोमाइज और प्रेशर। तो गांधी जी ने अपने जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो नॉन कोऑपरेशन और प्रेशर, कॉम्प्रोमाइज, प्रेशर, इस टेक्निक से अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल किया। सर अगर यही टेक्निक गांधी जी, जैसे नेक्स्ट चैप्टर में जो हमारा हिंदू और मुसलमानों का रिलेशन के ऊपर जो चैप्टर है उसमें गांधी जी एक जगह पर ये भी कहते हैं कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे देना चाहिए, ये उन्हीं के अपलिफ्टमेंट के लिए होगा। जैसे सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो आर्टिकल 15 के अंदर में भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं। तो सेम एक तरीके का वही समवॉट सिमिलर उन्होंने डायलॉग जो अपना लिखा हुआ है वो समवॉट सिमिलर है जो आर्टिकल 15 का है। सर तो क्या ये जो प्रेशर, कॉम्प्रोमाइज और प्रेशर का टेक्निक था ये उस समय 1909 में जो मॉन्टेविल्लो रिफॉर्म्स आया था उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते थे, जिससे सेपरेट इलेक्टोरेट भी कैंसिल हो सकता था? अगर उस समय ये किया गया होता, क्योंकि मॉडले तो सर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो तो ब्रिटेन में रहते थे, और जो मिंटो थे वो तो वाइसरॉय थे, वो 1907 में इंडिया आ गए थे, और ये लॉ भी बनना शुरू हो गया था 1892-93 के आसपास से स्टार्ट हो गया था बनना, और 1905-07 के बाद में ये फाइनल अपना रूप लेने लगा था। तो सर ये टेक्निक तो गांधी जी उस समय इंडिया में नहीं थे, बट ये टेक्निक तो गांधी जी उस समय इस लॉ के ऊपर भी, मतलब जो रिफॉर्म आया था उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते थे कि प्रेशर लगाते, कॉम्प्रोमाइज करते, फिर प्रेशर लगाते। बल्कि इसका उल्टा उन्होंने किया, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट देने के लिए हाँ भर दिया, और 1919 में इसी चीज का फायदा उठाते हुए ब्रिटिशर्स ने 1919 में और सेपरेट इलेक्टोरेट बढ़ा दिया। सर मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म में उन्होंने और सेपरेट इलेक्टोरेट बढ़ा दिया, सिक्स के लिए भी ले आए, शेड्यूल कास्ट के लिए भी लेके आए, पारसीज के लिए लेकर आए। तो सर ये तो कहीं ना कहीं गांधी जी एक्सेप्ट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स का, जो भी वो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें दे रहे हैं उस चीज को। देखिए कांग्रेस के दो उद्देश्य थे। पहले प्रे एंड पिटीशन, ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे और याचिका करेंगे, याचिका प्रस्तुत करेंगे। प्रे और जो पिटीशन वाली बात थी या रिप्रेजेंटेशन वाली बात थी, वो प्रोटेस्ट तो बाद में आया, ठीक, 1905-06 के बाद। ये प्रोटेस्ट जो है यही अंग्रेजों के लिए थोड़ा भारी पड़ गया। नहीं, कांग्रेस की जो उत्पत्ति है, कांग्रेस का जो गठन है वो प्रे और पिटीशन के लिए हुआ है, प्रार्थना करने के लिए और याचना करने के लिए हुआ बस। लेकिन जैसे ही वो प्रोटेस्ट भी करने लगा तो कांग्रेस चौकन्ना हो गई। इसलिए वहां से फिर उन्होंने तेजी के साथ भेद करना उन्होंने शुरू कर दिया। एक बात। दूसरी बात यह कि अपीजमेंट तो है, कांग्रेस की पॉलिसी में शुरू से ही है, और वो अंत तक दिखता है, बाद में भी दिखता है। तीसरी बात यह कि गांधी जी 1909 में हिंदुस्तान में तो है नहीं, और हिंदुस्तान से मैंने कहा ना कि गांधी जी 1905-06 के अधिवेशन के बाद अंग्रेजों ने कई काम करने शुरू किए। एक तो कांग्रेस को चुनौती देनी शुरू की, भंग कर दिया। कांग्रेस के पैरेलल उन्होंने मुस्लिम लीग खड़ी कर दी, और कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस को कमजोर करने के लिए नरम दल और गरम दल के नाम से दो दल खड़े करवा दिए, और 1907 में कांग्रेस का स्पष्ट विभाजन कर दिया। कांग्रेस के मंच से जो चुनौती देने वाले लोग थे उनको जेल भेज दिया, लालपाल बाल की तकड़ी तोड़ दी, ठीक है ना। तो कांग्रेस के वजूद को मिटाने के अंग्रेजों ने लगभग सब काम किए। तो 1909 में गांधी जी ये बात समझ रहे हैं, ठीक है ना। उस बात को समझते हुए गांधी जी ये किताब लिख रहे हैं। लेकिन गांधी जी एक तो हिंदुस्तान में नहीं थे, कांग्रेस की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी,
गांधी जी कांग्रेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी उस समय, ना गांधी जी एकदम आ सकते थे, दक्षिण अफ्रीका छोड़कर आ भी जाते तो कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं करती, एक्सेप्ट भी कर लेती तो कांग्रेस कमजोर हो चुकी थी, गांधी जी अंग्रेजों को चुनौती नहीं दे सकते थे। इसलिए मुस्लिम लीग खड़ी हो गई थी। तो मॉर्ले मोंटे रिफॉर्म्स को लागू करने के लिए उस समय अंग्रेजों ने पिछले 4-5 साल में एक भावभूमि तैयार कर दी थी, वो एक दिन में नहीं हुआ था। इसलिए गांधी जी जब हिंदुस्तान में आए तो आप देखिए कांग्रेस लगभग कमजोर हो गई थी, या जो कांग्रेस में दिग्गज नेता थे वो या तो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे या मरणासन अवस्था को प्राप्त हो गए थे। इसलिए 1915 में शायद गांधी आते हैं। 1916 का लखनऊ पैक्ट, कांग्रेस के जो नरम दल के नेता माने जाते थे वो भी मुस्लिम लीग के साथ समझौता कर लेते हैं, ठीक है ना, और डोमिनियन स्टेटस को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो तो क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध की जो डिमांड थी वो, इसलिए आपको उस दृष्टिकोण से कांग्रेस की भूमिका और अंग्रेजी की भूमिका को, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम हिंद स्वराज को भक्ति के माध्यम से नहीं पढ़ रहे, हम हिंद स्वराज को एनालिटिकली एग्जामिन कर रहे हैं, जो एक एक विषय पर बारीकी से दृष्टिपात करेंगी। इसलिए रजनीश ने एक बड़ी मजेदार किताब लिखी है और वो लिखता है कि गांधी सही मायने में गांधी एक प्रॉपर टाइम की, एप्रोप्रिएट पीरियड की जुगाड़ में थे। इसलिए गांधी जी बार बार आते हैं और आकर देखते हैं कि अभी मेरी एंट्री का मौका हो गया है। उसी उस प्रकार से, जिस प्रकार से जब भीड़ बढ़ जाती है जब मंच पे नेता आता है, नहीं तो पहले जिंदाबाद जिंदाबादी नारे लगते रहते हैं। जब लगता है कि अब 10-20-50,000 लोग आ गए, तब जैसे हम भी ये चैनल खोल के बैठ जाते हैं, जब देखते हैं 2-4 विद्यार्थी इकट्ठे हुए तब बोलना शुरू करते हैं। तो गांधी बिल्कुल कांग्रेस के रंगमंच पर यही असेस कर रहे थे कि अब उनकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी बढ़ी। जब 15 तक आते आते एक्सेप्टेबिलिटी उनकी लगता था कि अब बढ़ जाएगी, फिर वो पूरे भारत का, और चंपारण जो आंदोलन है वो लिटमस टेस्ट है गांधी का कि मेरी एक्सेप्टेबिलिटी, गांधी के पास लोग आने लगे हैं। चंपारण आंदोलन के लिए भी बिहार से लोग आए गांधी को बाकायदा बुलाने के लिए। तब गांधी ने ये सब, तो गांधी के ऊपर जो किताब लिखी रजनीश ने, बड़ी आनंददायक किताब है। उस किताब का नाम है गांधी अस्वीकृति में उठा हुआ हाथ। और वो लिखता है कि गांधी जिस समय भारत में आए वो ऐसा समय था जिस समय पूरे देश का जो असंतोष रूपी कचरा था वो एक स्थान पर इकट्ठा हो गया, सूखी हुई घास जैसे इकट्ठी हो जाती है। गांधी ने आकर बस उसमें असंतोष रूपी तीली को जलाकर घास पर फेंक दिया और पूरा देश असहयोग आंदोलन के रूप में भड़बड़ कर उठ खड़ा हुआ। इसलिए गांधी को मैं बार बार कहता हूं कि गांधी को एनालिटिकल पढ़ना चाहिए। गांधी को श्रद्धा भक्ति अलग बात है, लेकिन गांधी को एनालिटिकल पढ़ लोगे तो गांधी के औदार्य को, गांधी के दौर्बल्य को आप ज्यादा व्यवस्थित तरीके से समझ पाओगे, ठीक है ना। तो गांधी का चेला गांधी को क्यों स्वीकार कर रहा है, गांधी का गुरु गांधी को क्यों स्वीकार कर रहा है, गांधी भारतीय सभ्यता कहता है, गांधी पश्चिमी सभ्यता कहता है, दोनों में भेद जानता है, उसके बावजूद भी गांधी अपने ऐसे चेले को, जो चेला गांधी को समय समय पर चुनौती दे रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है, ये समझने वाली बात है। पिता पुत्र के पत्र पढ़िए, आपको समझ में आता है कि बिल्कुल सिस्टमेटिकली प्लान हो रहे हैं गांधी जी के चेले भारतीय राजनीति में, और गांधी जी उसको स्वीकार कर रहे हैं। गांधी जी की डिपेंडेंसी, गांधी जी एक तरफ तो कह रहे हैं कि डिपेंडेंसी बढ़ने से गरीबी पैदा होती है, और दूसरी तरफ गांधी जी कांग्रेस को एक व्यक्ति विशेष पर डिपेंडेंट होकर कांग्रेस को गरीब बनाने में तुले हुए हैं। तो गांधी जी को समझने के लिए थोड़ा एनालिटिकल होना पड़ेगा, श्रद्धा भक्ति विश्वास को साइडलाइन रखकर। क्लियर? ठीक है, हाँ जी सर। चलें बंद करें, कल 10वां चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक? हाँ जी सर। चलिए, नमस्कार। अरे एक मिनट, दीपक आवाज आ रही?